हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर कमिंग एग्जामिनेशंस फॉर इन यूजीसी नेट 2022, राइट। सो हम 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैंने अभी तक आपको थ्योरी यूनिट 1 से काफ़ी सारी थ्योरीज कराई हैं। एंड पूरे यूनिट 1 को मैंने कंप्लीट किया हुआ है यूट्यूब पर। आप जाके मेरे सेशन को देखेंगे। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अपकमिंग वीडियोस भी मिलते रहेंगे। एंड प्रीवियस वीडियो जो आपने नहीं देखे हैं अब तक, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, राइट, 22 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस सारे क्वेश्चंस जो भी मैंने अभी एमसीक्यूज कराए हैं पिछले वीडियोस में, एंड आज भी मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगी, राइट। सो वो क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। बट प्रीवियस वीडियोस के लिए मेरा आपसे सबसे यही कहना है कि आप प्रीवियस वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए एंड आप सारे वीडियोस को देखिए जिनमें मैंने थ्योरी सारी कराई हुई यूनिट 1 से एंड यूनिट 2 से भी कराया है। यूनिट 1 है हमारा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, जिनमें मैंने सारी थ्योरीज कराई हैं। एंड यूनिट 2 है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड यूनिट 1 एंड यूनिट 2 प्रॉपर कंप्लीट किया हुआ है मैंने यूट्यूब पर। सो आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। एंड कहीं पर भी डाउट हो, कहीं पे भी आपको अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, लगता है कि मैंने ठीक से समझाया नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड ऑब्वियसली मैं आपको एक नया सेशन लेके आऊंगी उसके लिए, उन टॉपिक्स के लिए पर्टिकुलर जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो कि क्लियर नहीं होंगे। एंड आई अपलोड न्यू वीडियो फॉर द सेम टॉपिक। एंड आज हम करेंगे ढेर सारे एमसीक्यूज जो कि पिछले साल पूछे गए हुए हैं, पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। एंड आपको मैं 42 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आई हूँ आपके सामने मैं, जिनमें से मैंने 27 क्वेश्चंस कराए हुए हैं, जो कि 2018 के क्वेश्चंस थे और कुछ 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस थे, राइट। सो उनको मैंने कंबाइन किया हुआ है अपने वीडियो में, एंड कंबाइन करके मैं लेके आ रही हूँ वन बाय वन आपको। पिछले क्लास में मैंने कुछ एमसीक्यूज कराए थे, इस क्लास में भी मैं आपको कुछ एमसीक्यूज कराऊंगी। एंड अपकमिंग मैं बिकॉज मैं सीरीज लेके आ रही हूँ एमसीक्यूज की, तो ये अभी चलता रहेगा, राइट। सो अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक जरूर करिएगा मेरे वीडियोस को देखने के बाद, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए इफ यू थिंक दैट द कंटेंट इज गुड फॉर यू, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हमने ढेर सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं जो कि प्रीवियस क्लासेस में हमने ली थी, राइट। सो आज हम स्टार्ट करेंगे 28 क्वेश्चन से, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ 28 क्वेश्चन। सॉरी, alright, so let's start with first question. 28 question, and first question for today: which is not a structure of trade union of industrial organization? So आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है ट्रेड यूनियन का, राइट। सो आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड फॉर द क्वेश्चन, प्लीज रीड इट प्रॉपरली एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर। एंड अगर आपको आंसर आता है देन अपने माइंड में रखिए, एंड नहीं आता है तो वेट करिए, मैं आपको बताऊंगी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, राइट। So wait for that. I'm giving you 15 seconds. Please go through the question. So I hope you guys must have gone through the question. So right answer here is option number D, Consumers Union, right? So आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर है ट्रेड यूनियन का, वो है क्राफ्ट यूनियन, जनरल यूनियन एंड इंडस्ट्रियल यूनियन। बट कंज्यूमर्स यूनियन कोई पार्ट नहीं है इसका, इट इज नॉट अ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन, राइट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने नॉट पूछा है, सो ये नहीं है, राइट। कंज्यूमर्स यूनियन इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is
a trade union should be registered as per the law must have, right? So options are option A 20% of the workers, option B 150 workmen, option number C minimum 17 persons, and option number D none of the above. So which will be the correct answer? Please read the question properly and try to find the answer. And I'm giving you 15 seconds. Please go through it. आई होप आप सबने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा. सो राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव. इनमें से कोई नहीं होगा. 20% भी नहीं होगा, 150 वर्कमैन भी नहीं होगा एंड मिनिमम 17% भी नहीं होगा. बट द राइट आंसर इज, अगर यहाँ पे ऑप्शन में होता मिनिमम 7% शुड बी देयर टू रजिस्टर्ड एज अ ट्रेड यूनियन, राइट. सो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम 7% होनी चाहिए, राइट. सो अगर इसमें ऑप्शन में होता 7%, 17 की जगह, तो आप ऑप्शन नंबर सी मार्क करते. बट यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं डाला है, तो आप ऑप्शन नंबर डी मार्क करेंगे, नन ऑफ दी above would be the correct answer. So let's move to next question, and the question is, the founder of Ahmedabad Textile Labor Association was. किसने फाउंड किया था अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन को? सो ऑप्शंस आर ए, ऑप्शन नंबर ए वी गिरी, ऑप्शन नंबर बी एम के गांधी, ऑप्शन नंबर सी बीपी वाडिया, and option number D NM Lokhande. So which one will be the right answer? Please go through the question and try to find the answer. I'm giving you 15 seconds for the question. Right, so I think you might have gone through the question. So right answer here is option number B, M.K. Gandhi. M.K. Gandhi is the right answer. M.K. Gandhi was the founder of Ahmedabad Textile Labor Association. उन्होंने इसको फाउंड किया था, right? So let's move to next question. 31 question, third question for today. Not third, I think fourth one. Third one, yes. So the question is, if there is willful removal or discharge by the workman of any safety guard or other device which he knew to have been provided for the purpose of securing safety of workman. मैं अगेन पढ़ देती हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है. If there is willful removal or discharge by the workman of any safety guard or other device which he knew to have been provided for the purpose of securing safety of workmen. So आप क्वेश्चन को पढ़ने में शायद कंफ्यूज हो सकते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर विलफुल रिमूवल होता है और डिस्चार्ज होता है किसी भी एम्प्लॉय का वर्कमैन के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा, और उसमें जो पर्पस है वर्कमैन का, एम्प्लॉयर का, उससे क्या होगा कि उसका बेनिफिट होगा, एम्प्लॉय का बेनिफिट होगा, उसकी सेफ्टी के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है डिस्चार्ज और रिमूवल का. तो ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से कौन सा करेक्ट होगा, राइट? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए, employer is liable to pay compensation. Employer is not liable to pay compensation. C, appropriate government is liable to pay compensation. And option number D, the trade union is liable to pay compensation. So read the question properly and try to find the answer. I am giving you 15 seconds for this question.
I think you might have gone through the question. So the correct option would be option number B. Employer is not liable to pay compensation. क्यों? क्योंकि उस जो स्टेप ले रहा है एम्प्लॉयर वो उसके वेलफेयर के लिए ले रहा है, वर्कमैन के वेलफेयर के लिए वो स्टेप ले रहा है ताकि वो उसको सिक्योर कर पाए, राइट? सो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सिक्योर करने के लिए कोई भी स्टेप उठाता है तो वो उसमें कोई कॉम्पेंसेशन पे नहीं करेगा, राइट? अगर अगर वो रिमूवल और डिस्चार्ज अनएथिकल रहता, अगर एम्प्लॉयर गलत तरीके से लेता जिसमें एम्प्लॉय का नुकसान होता, तब वो कॉम्पेंसेशन पे करता है एम्प्लॉय को। लेकिन नीचे देखिए लाइन में लिखा हुआ है और अदर डिवाइस विच न्यू टू हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कमैन। मतलब जो वर्कमैन है, जो एम्प्लॉई है, उसकी सेफ्टी के लिए जो स्टेप लिया जा रहा है उसके लिए एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू पे दी कॉम्पेंसेशन। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. Let's move to next question. Question number 32. In case of fatal accident, if the commissioner serves notice to the employer based on his source, option number A, the employer can neglect the notice. If the employer think liable, he shall make the deposit within 60 days of the service of notice. Option number C, if the employer thinks liable, he shall make the deposit within 30 days of the service of notice. If option number D, if the employer is not liable, he shall in his statement indicate the grounds on which he disclaims liability. So यहाँ पे options है 1, all statements are correct. 2, all statements are incorrect. Option number 3, A and D are correct. And option number 4, only C and D are correct. So आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए and try to find the answer. All right, so I think you might have gone through the question. So the right answer is option number 4. C and D are the correct options. क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आप देखेंगे द एम्प्लॉयर कैन नेग्लेक्ट द नोटिस, ऐसा नहीं कर सकता, एम्प्लॉयर नोटिस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है, राइट? अगर किसी भी एम्प्लॉय का फटल बहुत ही बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ है और कमिश्नर उसको एक नोटिस देता है, राइट, ऑन हिज सोर्स, तो उस केस में एम्प्लॉयर उसके नोटिस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है. दैट इज इनएथिकल एंड इलीगल, राइट? सो वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकता. दैट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. एंड ऑप्शन नंबर बी, if the employer thinks liable, he shall make the deposit within 60 days of the service of notice. नहीं, वो 60 days का नोटिस नहीं होता है. ऑप्शन नंबर सी, if the employer thinks liable, he shall make the deposit within 30 days of the service of notice. सेम लाइन दिया है लेकिन यहाँ पे 60 डेज के लिए की जगह पे 30 डेज दिया है, तो 60 डेज ना होकर 30 डेज का नोटिस दिया जाता है, राइट? तो यू शुड रिमेंबर, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो 60 डेज का होता है या फिर 30 डेज का होता है. तो प्लीज रिमेंबर द ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन वुड बी 30 days, not 60 days, right? So option number C is correct. Let's move to next question option. The option D is, if the employee is not liable, he shall in his statement indicate the grounds on which he disclaims liability. अगर एम्प्लॉयर नेग्लेक्ट करता है या फिर नॉट लायबल है, वो बोलता है कि मैं लायबल नहीं हूं पे करने के लिए, तो ही शैल इन हिज स्टेटमेंट इंडिकेट द ग्राउंड्स ऑन विच ही डिस्क्लेम द लायबिलिटी. तो फिर वो अपने स्टेटमेंट में बताता है कि वो क्यों उस क्लेम को डिस्क्लेम कर रहा है, उसको
जो लाइबिलिटी है उसको देने के लिए वो क्यों डिस्क्लेम कर रहा है, वो मना क्यों कर रहा है, वो बताएगा, एक्सप्लेन करेगा, राइट। अगर एम्प्लॉयर नॉट लाइबल है, अगर एम्प्लॉयर लाइबल नहीं है तो वो लाइबल क्यों नहीं है वो बताएगा, राइट। सो ऑप्शन सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। आप वीडियोस में अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट हो रही हूँ या फिर बहुत स्लो हूँ तो बता सकते हैं मुझे। एंड अगर आपको लगता है मैं फास्ट हूँ तो आप वीडियो को एक बार देखने के बाद आप पॉज करके वीडियोस को देख सकते हैं। एंड इवन यू कैन प्रिपेयर योर ओन क्वेश्चन ऑन योर बुक, ऑन योर कॉपी, ताकि आप जब एग्जाम के टाइम पे आप प्रिपरेशन करें तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपको इधर उधर ना जाना पड़े, आपका एक नोटबुक तैयार रहे, राइट। तो आप वीडियोस को पॉज करके भी देख सकते हैं एंड प्रिपेयर कर सकते हैं YouTube पे, and even you can download the videos as well if you want. 33 क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। रॉयल कमीशन ऑन लेबर, ऑप्शन नंबर ए है रॉयल कमीशन ऑन लेबर, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर लेबर इंक्वायरी कमिटी, ऑप्शन नंबर सी सेकेंड लेबर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, एंड डी लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी, एंड ऑप्शन नंबर ई सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर। सो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप एक बार मैच करके देखिए उनको। सॉरी, okay, so you must have gone through the question, so let's explain. Option number 4 would be the correct option, right? So रॉयल कमीशन ऑन लेबर का जो सही टाइम था, जो ईयर था फॉर्मेशन का, वो था 1929 में, राइट। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर रॉयल कमीशन ऑन लेबर, एंड ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर इंक्वायरी कमिटी के लिए होगा ऑप्शन नंबर 1 1937, एंड सेकेंड लेबर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, दैट वाज इन ऑप्शन नंबर 5 1941, एंड ऑप्शन नंबर डी लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी कब आई थी, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट ऑप्शन 1946 में, एंड सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर आया था 2002 में। ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो आप हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट नेशनल कमीशन कब आया था और सेकेंड नेशनल कमीशन कब आया था। सेकेंड नेशनल कमीशन आया था 1999 में और उसको पास किया गया था 2002 में वो पास हुआ था, राइट। सो फोर्स में वो आया था 2002 में। सो अगर आप एलिमिनेशन, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस पे आप कंफ्यूज होते हैं और टाइम टेकिंग भी होता है, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है तो आप फटाफट मैच कर लेते हैं, अगर नहीं आता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये टाइम टेकिंग हो जाता है। तो उस केस में आप एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे। एलिमिनेशन में आप सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा, आप पहले फटाफट ऑप्शंस को पढ़ेंगे, राइट। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी एंड ई उनको पढ़ेंगे एंड देखेंगे कि कौन से इनमें से मुझे आता है, किनके ईयर मुझे याद है। इनमें से अगर एक या दो के आपको ईयर याद होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सारे एक या दो से, अगर आपको एक या दो आता होगा ना तो आप बाकी की 3 आराम से कर लेंगे। सो अगर आप देखेंगे रॉयल कमीशन ऑन लेबर का अगर आपको याद रहेगा तो फट से आप देखेंगे ए का 3 होगा। ए का 3 मतलब 1929 में आया था, तो ए का 3 किस किस में आपने देखा, ऑप्शन नंबर 2 में भी है ए का 3, ऑप्शन नंबर 3 में भी है ए का 3, एंड ऑप्शन नंबर 4 में भी ए का 3 है। इसका मतलब ये करेक्ट है, बाकी के आपको मैच करने। अब आप देखेंगे सबसे ई वाला जो ऑप्शन है, सेकेंड नेशनल कमीशन कब आया था।
अगर आपको, क्योंकि फर्स्ट नेशनल नेशनल कमीशन एंड सेकंड नेशनल कमीशन, इसको आप याद कर लीजिएगा, इनके ईयर याद रहेंगे तो आप इस तरह से अगर क्वेश्चन की फॉर्मेशन अगर दूसरे तरीके से कर दिया जाता है और उसमें आता है सेकंड नेशनल कमीशन या फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर, तो आप उनको कर सकते हैं इजिली। तो सेकंड नेशनल कमीशन आपको अगर याद होगा कि ये 1999 में आया था, लेकिन ये पास हुआ था 2002 में, तो आप फट से देखेंगे कि ई का ऑप्शन हो गया 4। ई सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन ऑन लेबर 2002 में आया था, इसका ऑप्शन हो गया 4। तो आप देखेंगे कि 3, पहले का 3 हो गया और ई का 4 हो गया, तो पहले का 3 और ई का 4 किस किस में है, तो आप देखेंगे 2 में भी है और 4 में भी है। तो बाकी के आप 1 और 3 को आपने एलिमिनेट कर दिया, अब बचा आपके पास 50% रॉन्ग होने का चांस, राइट। या तो ये, या तो आपका 3 हो 2 होगा या तो आपका 4 होगा। फिर आप देखेंगे कि आपको और कौन सा आता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप ऑब्वियसली तुक्का मार सकते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अगर उनमें से कोई एक और आता आपको होगा तो आप उसमें से एक फाइंड करेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। सो इस तरह से एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेके आप क्वेश्चंस को करते हैं, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर इंक्वायरी कमेटी आई थी 1937 में, क्योंकि बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर इंक्वायरी कमेटी ये भी एक कॉमन टॉपिक है, इसको भी अगर आप याद कर लेते हैं तो इस तरह से अगर आप याद कर लेंगे तो आपको अगर 2 या 3, मोस्टली 1 या 2 से भी हो जाता है, लेकिन ये इसमें ई भी डाल दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया, राइट। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में वैसे ई नहीं डालता है ऑप्शन में, ए बी सी डी ही होता है। तो उनमें से अगर आपको 1 या 2 आता होगा तो आप आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। यहाँ पर ई भी डाल दिया, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, सो इसमें थोड़ा सा मैचिंग में आपको फंसाने के लिए कर दिया गया है, ताकि आप यहीं पर प्रिपेयर कर लो, वहां पे जाके ना फंसो, राइट। सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 would be the correct option for this question, right? So let's move to next. 34th question. The goal of ILO is option number A, creation of job for men and women. Not just, option number B, not just creation of job, but the creation of acceptable quality. Option number C, not covering underemployment. Option number D, not to provide freedom of choice in employment. So which one will be the correct option for this question? So let's you just go through the question and I'm giving you 15 seconds for this. So I think you might have gone through the questions. So right option is here. Option number B, not just creation of job for not just creation of job, but the creation of acceptable quality. That is the correct option. आईलो का मेन मकसद क्या है, उसका मकसद ये है कि वो सिर्फ जॉब को ही क्रिएट नहीं करना चाहता है, वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी को भी जनरेट करना चाहता है, कि आपके अंदर वो क्वालिटी भी होनी चाहिए ताकि वो मार्केट में आप एग्जिस्ट कर पाए एक्सेप्टेबल क्वालिटी के साथ, राइट। वो मेन इन फॉर मेन एंड वुमेन के लिए भी जॉब क्रिएशन का काम करता है, बट विद द एक्सेप्टेबल क्वालिटी, राइट, विद द एक्सेप्टेबल क्वालिटी के साथ करता है वो, राइट। नॉट कवरिंग अंडर द एम्प्लॉयमेंट, राइट, ये गलत है, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट को कवर करता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है नॉट कवरिंग, सो ये कवर करता है, ये गलत ऑप्शन है। नॉट टू प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ चॉइस इन एम्प्लॉयमेंट, ये भी गलत ऑप्शन है, ठीक है, नॉट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ चॉइस इन एम्प्लॉयमेंट, तब ये करेक्ट ऑप्शन होता। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, नॉट जस्ट क्रिएशन ऑफ जॉब बट द क्रिएशन ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, राइट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Let's move to next question. Question number 35. Unfair labor practices are listed in option number A, the Factories Act 1948, the option number B, the Industrial Employment Standing Orders Act 1946, option number C, the Industrial Disputes Act 1947, the option number D, the Trade Unions Act 1926. So please try to find the answer. I'm giving you 15 seconds for the question.
Yes, so right answer for this question is option number C. The Industrial Disputes Act 1947 में unfair labor practices के बारे में बताया गया है. So option number C would be the correct option for the question number 35. Question number 36. The Minimum Wage Act 1948 has. Options are option number A. One schedule covering different types of industries. कवरिंग दो बार लिख दिया गया है, सो इसको अवॉइड करिएगा, एक बार ही है. ऑप्शन नंबर बी, वन शेड्यूल कवरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट. ऑप्शन नंबर सी, वन शेड्यूल कवरिंग शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट. एंड ऑप्शन नंबर डी, टू शेड्यूल्स कवरिंग इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स एंड एग्रीकल्चर. So read the question properly and try to find the answer, and then I will let you know the answer, correct answer, right? So go through the question. Okay, so I guess you might have gone through the question. So right answer is here. Option number D, two schedules covering industrial establishment and agriculture. Right? So option number D would be the correct option for question number 36. Question 37. If the deduction is made contrary to the provisions of the Payment of Wages Act 1936, the aggrieved employee can write to the inspector appointed under the Act within the time period given below, from the date on which the deduction from wage was made or the date on which the payment of wage is due. Options are, let's read the question again. If the deduction is made contrary to the provisions of the Payment of Wages Act 1936, the aggrieved employee can write to the inspector appointed under the Act within the time period given below, from the date on which the deduction from the wage was made or date on which the payment for wage is due. So आपको options दिए गए हैं. Option number A, 2 years. Option number B, 1 year. Option number C, 12 weeks. Option number D, 6 weeks. So इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आप चूज करिए, राइट? सो आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए थॉरोली, एंड आप ट्राई टू आप कोशिश करिए आंसर निकालने की. मैं आपको 15 सेकेंड्स दे रही हूँ, प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन. Yes, so I guess you might have gone through the question. So right answer is here, option number B, 1 year. एक साल के अंदर डिडक्शन के रिगार्डिंग एम्प्लॉय थ्रू द इंस्पेक्टर अपने इश्यूज को बता सकता है, डिडक्शन के बारे में वेज बोर्ड के को बता सकता है. मतलब उसका जो भी वेज का डिडक्शन हुआ है थ्रू द इंस्पेक्टर, जो भी इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है, राइट? सो उसके द्वारा वो उस अपने डिडक्शन के बारे में बता सकता है विद इन द 1 ईयर, राइट? वो जो अग्रीव्ड एम्प्लॉय जो इंस्पेक्टर हायर हुआ होता है किसी भी फैक्ट्री में, सो इंस्पेक्टर को वो नोटिस या फिर एक राइटिंग में रिटन में लिख सकता है कि उसके साथ मतलब ये लाइक उसके सैलरी से डिडक्शन हुआ है, उसके वेज से डिडक्शन हुआ है, सो उस डिडक्शन के बारे में वो इंस्पेक्टर को लिख सकता है विद इन 1 ईयर, राइट? सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 1 ईयर. 38 क्वेश्चन. ये हमारा आज का, सॉरी इस सेशन का, नॉट आज का, क्योंकि मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगी आपको, माइट भी मैं आपको अनदर सेशन भी रिकॉर्ड करके दूं, अपलोड करूं. सो आज के इस सेशन में इतना ही. नेक्स्ट
जो इससे आगे का के क्वेश्चन होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 38, असर्शन एंड रीजनिंग के बेसिस पे क्वेश्चन है। असर्शन क्या कह रहा है, इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल वेलफेयर आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंड रीजन इज सेइंग द वर्क लाइफ बैलेंस नीड्स टू be ensured in order to get the best output from an employee. So यहाँ पे options दिए गए हैं। Option A, assertion is wrong but reason is logical. Option number B, both assertion and reason are wrong. Option number C, assertion and reason are right. And option number D, the assertion is right but रीजन इज रॉन्ग। सो इसमें से क्या सही होगा, आप एक बार असर्शन रीजन को दोनों को पढ़ के देखिए एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर। एंड कभी भी असर्शन एंड रीजनिंग से क्वेश्चन होता है तो आप कभी भी जब असर्शन को पढ़ते हैं तो रीजनिंग पढ़ने से पहले आप बिकॉज लगा के देखिए। जैसे आपने असर्शन पढ़ लिया, इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल वेलफेयर आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री बिकॉज द वर्क लाइफ बैलेंस नीड्स टू बी इंश्योर्ड इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट आउटपुट फ्रॉम एन एम्प्लॉय। तो आप जब बिकॉज लगा के देखेंगे तो आप उसका रीजन समझ पे पाएंगे कि क्या ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ठीक है ये मैच कर रहा है, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं ये, तो उसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप बिकॉज लगा के असर्शन एंड रीजन को पढ़िएगा एंड देखिएगा कि आप आंसर को पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। Okay, so I think you might have gone through the question. So here the correct option is option number C, assertion and reason are right. दोनों सही हैं। अब जैसे हम पढ़ेंगे, इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल वेलफेयर आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इंट्रा एंड एक्स्ट्रामुरल, राइट। And because the work-life balance needs to be ensured in order to get the best output from an employee. तो आप देखेंगे कि दोनों मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। ये इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल एक दूसरे के साथ, ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि जो इनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो इंश्योर करता है टू गेट द बेस्ट आउटपुट फ्रॉम एन एम्प्लॉय, राइट। सो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। सो दिस वुड बी द correct explanation. So assertion and reason both are the correct options, right? So आज के सेशन के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस लेके आऊंगी। तब तक के लिए आप मुझसे बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मुझे लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फॉर श्योर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए मेरे चैनल को, ताकि वो भी बेनिफिटेड हो मेरे चैनल से। एंड मैं यूनिट 1 to 10 कवर करके दूंगी आपको, सारी थ्योरी पार्ट को कराऊंगी एंड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी लेके आऊंगी आपके लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो पाए एंड कंप्लीट वे में हो पाए, राइट। सो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराने के लिए मैं हूँ स्मिता सिंह, एंड थ्रू माय चैनल आई प्रिपेयर यू थ्रू द एडुटेनमेंट। सो एडुटेनमेंट के माध्यम से मैं आपको प्रिपेयर कराने जा रही हूँ। सो प्लीज बी विथ मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू सो मच।